हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। जैसे कि हमने अपने एक रीसेंट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग बहुत जल्दी CUET पीजी और यूजी के लिए जो आपकी क्लासेस हैं, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसको शुरू करने वाले हैं। तो यूजी में अगर आप CUET यूजी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं इस साल, तो आप व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज से हम यहाँ पे जो CUET पीजी यानी कि जो एमपीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको पीजी वाला एग्जाम देना है, उनके लिए लाए हैं लास्ट ईयर के PYQs। टोटल आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 पार्ट ए वाले होते हैं, तो उसको हम नहीं देखेंगे, बल्कि हम जो बाकी 75 क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। और 75 में से 25 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में रखे हैं। बाकी जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको भी दो अलग वीडियोस में मैं कंप्लीट करूंगा बहुत जल्दी। 25 क्वेश्चंस इसीलिए हैं ताकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। और वो बर्डन इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ उसका आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जितनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, ताकि अगर अपकमिंग एग्जाम्स में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरा यहाँ पे आपका मोटिव रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो पेपर है, ये 2023 का CUET पीजी का 13 जून को ये पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो उस पेपर को मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। एक एक करके हम इसके 25 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा जिन लोगों ने इन टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो भी बिल्कुल चिंता मत करना, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए ही है। मैं बहुत अच्छे से सारे यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि एक आपका जो बेस है वो यहाँ पे बनता चला जाएगा, ठीक है। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नोटबुक लेके बैठना, जितने भी PYQs के वीडियोस आने वाले हैं उन सबको नोट करना, जिस तरीके से मैं यहाँ नोट करूंगा। तो आपका अराउंड 50 से 20% जो सिलेबस होगा वो तो यहीं से कंप्लीट आपके सारे PYQ से हो जाएगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन जो था वो है, द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर कास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज। अब एंशिएंट ओलंपिक्स हुआ करते थे हमारे, अभी हम जो देख रहे हैं वो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं। एंशिएंट ओलंपिक्स हमारे बहुत पहले हुआ करते थे, तो उसके बारे में क्वेश्चन है कि वो कितने दिनों तक होता था, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पे क्वेश्चन है, आप हिंदी वाला भी अगर चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम मैं आपको दूंगा कि आप यहाँ पे अपना सही आंसर दे लो। उसके पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, क्योंकि हम एंशिएंट ओलंपिक्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे तो जो आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एंशिएंट ओलंपिक्स शुरू कब हुए थे। तो ये शुरू हुए थे 776 BC में, ठीक है। और ये एंड कब हुए थे, ये एंड हुए थे 393 AD में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 776 और 393 ये तो याद रह जाता है, लेकिन याद रखना 776 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट है, और 393 एनो डोमिनी यानी कि 393 AD है। ये डेट्स को आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम्स में आपके डायरेक्टली पूछी जा सकती है। अब ये शुरू क्यों हुए थे, ये शुरू हुए थे गॉड ज्यूस हुआ करते थे उनके ऑनर में। और इसको खत्म किसने कर दिया था 393 AD में, तो थियोडोसियस नाम के एक एम्परर थे, थियोडोसियस वन, ठीक है, वन भी याद रखना, थियोडोसियस वन थे जिन्होंने एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को खत्म कर दिया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं एंशिएंट ओलंपिक्स में पढ़ने के लिए। ये यूनिट 1 का हमारा एक टॉपिक है। तो जब हम लोग यूट्यूब पे आपके लिए कुछ वीडियोस और अपलोड करेंगे आने वाले टाइम में, तो आपको सारी जितने भी यूनिट्स हैं उसके सब यूनिट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करो। चलो, इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा 5 डेज। एंशिएंट ओलंपिक्स के जो गेम्स हुआ करते थे वो 5 दिन के होते थे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए इस साल या आने वाले किसी भी एग्जाम में कि मॉडर्न ओलंपिक्स जो अभी चल रहे हैं, जो भी रिसेंटली हमारा टोक्यो में हुआ था, वो कितने दिनों का होता है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा 16 डेज। तो हमारे जो मॉडर्न ओलंपिक्स होते हैं ये हमारे 16 दिन के हुआ करते हैं। गूगल पे कभी आप सर्च करोगे तो कभी आपको 17 दिन बताएगा, कभी 18 दिन बताएगा, क्योंकि अभी जो ओलंपिक्स होते हैं वो बहुत पहले शुरू हो जाते हैं, 3-4 दिन पहले शुरू कर देते हैं। फिर ओपनिंग सेरेमनी होती है और फिर क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो जो डेज काउंट होते हैं वो हमारे ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक के ही होते हैं, ठीक है। तो बुकिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो 16 डेज होता है, और 16 डेज ही आपको यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगर मॉडर्न ओलंपिक्स की मैं बात कर लूं तो वो शुरू कब हुए थे, मॉडर्न ओलंपिक्स जो थे वो 1896 में सबसे पहला हुआ था। और कहाँ हुए थे, वो एथेंस में हुए थे, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको नोट करा रहा हूँ ये नोट कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप इसका आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स केम इनटू एक्सिस्टेंस। जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स है, अखिल भारतीय खेल परिषद है, वो कब आया था इंडिया के अंदर। अब ये टॉपिक है हमारा इंडियन हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी डेट्स और हैं। बहुत सारी तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि हम आपको नोट कराएंगे यूट्यूब पे ही, तो वहाँ से आप उनको इजिली पढ़ सकते हो। अभी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स आपको बताना है कब आया था, तो ये आया था हमारा 1954 में, ठीक है। अगर मैं 48 की बात करूँ तो इसमें आया था हमारा राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन, ठीक है। 1951 में बहुत स्पेसिफिक कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट जैसा नहीं था, लेकिन हमारे जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे,
फर्स्ट एशियन गेम्स जो थे वो हमारे 1951 में हुए थे, और ये कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे। तो दो क्वेश्चन इसमें से कि सबसे पहले एशियन गेम्स, जो ओवरऑल पहले एशियन गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में ही हुए थे। और इंडिया में जो पहले एशियन गेम्स हुए वो कहाँ हुए थे? वो भी न्यू दिल्ली में ही हो गए ऑब्वियसली, और 1951 में ये स्टार्ट हुए थे। ठीक है, उसके बाद 1957 की अगर मैं बात करूं तो जो एल कॉलेज है वो 1957 में बना था, जिसको पहले LNCP नाम से जाना जाता था और अब LNIP नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी डेट्स हैं। हमारे जो अवार्ड्स होते हैं, अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद अवार्ड्स जो होते हैं, इनकी भी अलग अलग डेट होती है। राष्ट्र खेल प्रोत्साहन अवार्ड है जो कि रिसेंटली 2009 में ऐड हुआ है। इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं, YMCA हो गया जो 1920 में आया था, HPPM हो गया जो 1914 में आया था। तो ऐसे भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद करनी होंगी। NCC के बारे में पूछा जाता है, वो कब आया था? वो 1948 में आया था। तो ये सारी डेट्स भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो हम आपको दे देंगे, तो आप उससे इजीली पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नोट जरूर कर लेना जो मैंने अभी करा है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रिफर्ड ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट ओवर फिजिकल एक्टिविटीज इन जिम्नेजियम? इसमें से कौन सी कंट्री थी जो ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट जो हुआ करते थे उनको प्रेफर करती थी जिम्नेजियम या फिर जिम के ऊपर? तो ये आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी। हमारा जो सिलेबस है यूनिट 1 जो है वही हिस्ट्री सिलेबस है हमारा CUT PG का, जिसमें हमको ग्रीस की हिस्ट्री पढ़नी है, रोम की पढ़नी है और इंडियन हिस्ट्री। सिर्फ हमको 3 ही कंट्रीज की हिस्ट्री को पढ़ना है, बाकी हमको CUT PG के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोमन्स, यानी कि रोम जो कंट्री थी वहां पे ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट वहीं पे ही शुरू हुए थे और वही उसको प्रेफर करते थे। ग्रीस की हिस्ट्री भी हमको पढ़नी है जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इसको भी हम अच्छे से यूट्यूब पे एक्सप्लेन करके डालेंगे, जिसमें आपका होमरिक पीरियड था, जिसमें आपका स्पार्टन पीरियड था, इसके बाद आपका अर्ली एथेनियन पीरियड था, ये भी आप नोट कर सकते हो, और इसके बाद जो था लास्ट वो था हमारा लेटर एथेनियन पीरियड। ठीक है, ये 3 हमारे इसमें पीरियड हुआ करते थे जो कि हमको ग्रीस में पढ़ना है। चारों के ही अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं। होमरिक में होमर नाम के पोएट थे, वो आए थे। स्पार्टन्स में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला पार्ट, आपने स्पार्टा मूवी भी देखी होगी तो उसी से रिलेटेड है ये। अर्ली एथेनियन पीरियड था और लेटर एथेनियन पीरियड था। तो लेटर एथेनियन थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, जहाँ पे फिलोसफर्स आ गए थे। और एक पॉइंट इसमें और इंपॉर्टेंट है कि जो अर्ली एथेनियन पीरियड था यहीं पे हमारे पैन हेलेनिक गेम्स होते थे, यानी कि हमारे जो ओलंपिक्स की हमने बात करी, एंशिएंट ओलंपिक्स की, वो भी इसी टाइम ही स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो पैन हेलेनिक का क्या मतलब है? ये 4 अलग अलग गेम्स का कॉम्बिनेशन है। ओलंपिक के अलावा 3 गेम्स और हुआ करते थे, वो भी हम ग्रीस की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप नोट जरूर कर लेना। हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप रोक के इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलिटी इज डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, द स्टेटमेंट रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रेगमेटिज्म। अभी जो चारों हैं ये चारों आपकी फिलोसफीज हैं, जो हम फिलोसफी का हमारा एक यूनिट है उसमें हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हमको सिर्फ यही 4 फिलोसफीज के बारे में पढ़ना है, और भी है पर हमको उनके बारे में नहीं पढ़ना, हमको उनके बारे में ही पढ़ना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेगमेटिज्म। अब बेसिकली ये जो फिलोसफीज हैं आइडियलिज्म, एक तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये दी किसने किसने थी। तो सबसे पहले आइडियलिज्म जो थी ये हमारी प्लेटो ने दी थी। रियलिज्म हमारी एरिस्टोटल ने दी थी। ठीक है, इसको भी जरूर नोट कर लेना, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे अपकमिंग एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ले कि आइडियलिज्म किसने दी थी, रियलिज्म किसने दी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेचुरलिज्म जो हमारी है वो हमारी दी थी रूसो ने। ठीक है, ये दी थी हमारी रूसो ने, स्पेलिंग चेक कर लेना। और प्रेगमेटिज्म जो थी ये हमारी दी थी जॉन डेवी ने। तो ये लास्ट क्वेश्चन आया है, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किसने किसने दी थी। अब इन हर फिलोसफीज़ के अंदर कुछ ना कुछ बातें बताई गई हैं। हर जो फिलोसफर है उन्होंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें रिलेट करने की कोशिश करी है हमारे एनवायरनमेंट से, नेचर से, तो वो आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। जैसे आइडियलिज्म है, यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम जो आप 3 वर्ड सुनते हैं वो इसी फिलोसफी से निकला हुआ है, जहाँ पे ब्यूटी की बात हुई है। रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, नेचर के ऊपर बात हुई है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेगमेटिज्म है जिसको हम एक्सपेरिमेंटिज्म भी बोलते हैं, तो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, तो हम लोग इनको डिटेल में आराम से पढ़ेंगे जब यूनिट को हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हिंदी में भी ये आपका पढ़ा हुआ है, पढ़ सकते हो। नेचर ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट इज एग्जामाइंड अंडर विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी? अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो फिलोसफीज हैं वो इसी से रिलेटेड होने वाली हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हो सकता है बहुत लोग को इसका आंसर ना पता हो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एस्थेटिक्स। तो ये हमारा जो आइडियलिज्म थी जो कि प्लेटो ने दी थी, उसके अंदर इसकी बात करी गई एस्थेटिक्स की। तो बहुत सिंपली जब हम यूनिट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि यूनिट्स कहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, कैसे आप पढ़ सकते हो, अगर हम कोई टेस्ट कंडक्ट कराएंगे तो आप कहाँ देख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है उसका भी लिंक है, तो उसको ज्वाइन कर लो, तो वहाँ तो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है,
तो एस्थेटिक्स इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक्सियोलॉजी का क्या मतलब होता है, अगर आप मतलब जानना चाहो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं वर्ड्स आपको फिलोसफी में देखने को मिलेंगे। तो स्टडी ऑफ नेचर की जब हम बात करते हैं, जब हम नेचर की बात करते हैं तो ये हमारा एक्सियोलॉजी हो जाता है। एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली नॉलेज से रिलेटेड होता है, तो इसको हम कंसर्न विद नॉलेज कह सकते हैं। ठीक है, मैं KNW लिख दे रहा हूँ नॉलेज के लिए, तो कंसर्न विद नॉलेज हमारा एपिस्टेमोलॉजी होता है। ठीक है, हिंदी में भी ये क्वेश्चन है, बाकी इसका सही आंसर एस्थेटिक्स हो जाएगा। फिलोसफी का ये पार्ट है, वहां आप इसको पढ़ सकते हैं। चलो, ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद एग्जामिनिंग द नेचर ऑफ नॉलेज इज नोन एज। चलो, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया कंसर्न विद नॉलेज या नेचर ऑफ नॉलेज ऊपर क्वेश्चन में, तो इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन करने को नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। लॉजिक सिंपल से ऊपर भी था, यहाँ भी है। लॉजिक का मतलब आप पता है लॉजिक क्या होता है, किसी चीज में लॉजिक लगाना, उसको समझने की कोशिश करना, रीजनिंग पर्सपेक्टिव से देखना कि हाँ वो क्या चीज़ हो सकती है, तो ये हमारा लॉजिक हो गया। एक्सोलॉजी मैंने आपको बता दिया। मेटाफिजिक्स जो होता है ये बेसिकली हमारा रियलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, रियलिटी और नेचर ऑफ रियलिटी भी आप इसको वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, हिंदी में भी है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इज नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग। अभी जो लॉ ऑफ लर्निंग है ये हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी में। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक आएगा लॉ ऑफ लर्निंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन नेट के एग्जाम्स हो या फिर कम्पिटिटिव गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, वहाँ भी इस टॉपिक को पूछा जाता है। आपके पेपर में इसको बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया है। ये सिर्फ अगर आप वन लाइनर्स भी पढ़ोगे तो आप इजिली इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विच इज नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग, तो वो हो जाएगा लॉ ऑफ रिएक्शन। क्योंकि आपने सुना होगा ये किसका लॉ है, ये तो न्यूटन का लॉ है। कौन सा? थर्ड लॉ जो उनका है, एक्शन रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ हो जाएगा, जो कि लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर क्या क्या आता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज आ गया, लॉ ऑफ इफेक्ट आ गया और लॉ ऑफ रेडीनेस आ गया। अब ये सब क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि हमारी लर्निंग तब अच्छी हो सकती है जब हम उसको एक कंटिन्यूस पैटर्न में करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि हमने आज कुछ पढ़ा और फिर एक महीने बाद पढ़ रहे हैं तो हम उसको भूल जाएंगे। अगर हम एक महीने भी थोड़ा थोड़ा उसको करके पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, हमको वो चीज़ भूलेगी नहीं और हम बहुत अच्छे से उस चीज़ की नॉलेज जो है वो ग्रैस्प कर पाएंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, कितना जॉय आप उसमें फील कर रहे हैं, आप कितना अच्छे से उसको मतलब कितना आप इसको एंजॉय करें, बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें वर्ड्स नहीं है, बाकी जब थोड़ी सी थ्योरी की हम पढ़ेंगे तो हम इसको इजीली पढ़ पाएंगे। और लॉ ऑफ रेडीनेस, जैसे कि रेडीनेस में आपको एक रेडी वर्ड मिल रहा है कि आप कितना चीज़ को पढ़ने के लिए रेडी हैं, आप कितना ज़्यादा तैयार हैं मेंटली और फिजिकली, तो वो भी हमारा इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलो, इसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी लॉज भी होते हैं जिनको हम लोग यूनिट में अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, अदरवाइज ये बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एंजाइटी एक्सपीरियंसिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद हाई अराउजल इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, फास्टर ब्रीथिंग इज डिस्टिंग्विश्ड एज। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एंजाइटी जब हमको होती है तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि हमारी बॉडी में हमको जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें हाई अराउजल हो सकता है, चिंता बहुत ज़्यादा हो सकती है, हमारा जो हार्ट रेट है वो बहुत इंक्रीज हो गया, तेज से दिल धड़कने लगा, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ गया और हमारी ब्रीथिंग जो है वो बहुत तेज हो गई, तो ये सब एंजाइटी के टाइम में ही होता है। तो वो इन चारों में से किस एंजाइटी के अंदर आने वाली है? ठीक है, चलो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, अब फटाफट सोचने की कोशिश करो कि आप क्या इसको रिलेट कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो एक बार कोशिश करो कि आप इसको कर पाओ। तो इसमें सबसे पहले आंसर देने से पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एंजाइटी क्या है। एंजाइटी आपको पता है, जब हमको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, जब हम स्टेज पे जाते हैं या फिर हम किसी एक बहुत ही हाई इंटेंस प्रेशर सिचुएशन में होते हैं, तब हमको एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, अब ये एंजाइटी के पार्ट्स कितने होते हैं आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहला होता है आपका एक ट्रेट एंजाइटी और दूसरा होता है आपका स्टेट एंजाइटी। एंजाइटी के ये दो पार्ट्स होते हैं, नोट कर लेना इसको अच्छे से। ट्रेट एंजाइटी जो होती है, इसमें ये उस तरह की एंजाइटी होती है जो कि हमको रेगुलर बेसिस पे होती है, जो घबराहट हमको रेगुलर होती है या फिर रोजाना हो सकती है, वो आती है हमारी ट्रेट एंजाइटी। इसका एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो या फिर अगर आपको कार चलानी है, आप रोज कार चला रहे हो तो आप उसमें भी घबरा रहे हो, अगर आप कोई हाइट पे हाई अल्टीट्यूड पे ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको उसमें डर लग रहा है। तो ये क्या होती है, हमारी रेगुलर एंजाइटीज होती हैं जो हमको हम टाइम टू टाइम हमको चीज़ों के घबराहट या फिर डर होने लगता है। स्टेट एंजाइटी क्या कहती है कि ये किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही होती है। ठीक है, ये आपको आप बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक टाइम जरूर होता है जहां पे आपको ये वाली एंजाइटी होती है। तो स्टेट से आप स्टेज वर्ड निकाल सकते हो। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर स्टेज पे ही आपको एंजाइटी हो रही है। आप इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कि आप एक फुटबॉल मैच खेल रहे हो, आपने नॉर्मली
मैच तो खेल लिया, लेकिन पेनल्टी लेने का टाइम आया और आप पेनल्टी लेने गए, वहां पे आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी। तो ये स्टेट एंजाइटी के साइंस है कि आपको पेनल्टी लेते टाइम ही एंजाइटी हो रही है। या फिर आपको हमने स्टेज पे भेज दिया कि आपको जाके 5 मिनट की स्पीच देनी है, आप वहां पे घबराने लगे, तो ये भी क्या हो गई, हमारी स्टेट एंजाइटी हो गई। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन के आंसर पे आ जाता हूँ कि ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो आपको कहाँ देखने को मिल रही हैं। वो आपको दिख रही हैं सोमैटिक एंजाइटी के अंदर। अब ये कैसे हो रहा है, सोमैटिक एंजाइटी और कॉग्निटिव एंजाइटी जो होते हैं ये हमारे स्टेट एंजाइटी के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, सोमैटिक एंजाइटी इसका कैंसर आंसर हुआ। सोमा का जो मतलब होता है वो होता है सिंपली बॉडी। और अगर आपको एंजाइटी बॉडी के अंदर देखने को मिल रही है तो जाहिर सी बात है, इंक्लूड हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी फास्टर ब्रीथिंग आपको बॉडी में ही तो देखने को मिलेगी। तो ये हो गई हमारी सोमैटिक एंजाइटी। और कॉग्निटिव, जैसा कि वर्ड है इसमें कॉग्निटिव, ये हमारी थॉट्स के ऊपर जो एंजाइटी होती है वो आने लगती है जब हम बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, हमारे दिमाग में कोई चीज़ें काम नहीं करती, जैसे कि हमको स्टेज पे भेज दिया, हमको हम अचानक से वर्ड्स भूल जाते हैं कि क्या बोलना, हमारे माइंड में कुछ आता ही नहीं है। तो ये होती है हमारी कॉग्निटिव एंजाइटी। ठीक है, तो ये 4 तरह की एंजाइटीज हो गई, ट्रेट एंजाइटी और स्टेट एंजाइटी। एंजाइटी के 2 पार्ट हैं, सोमैटिक एंजाइटी और कॉग्निटिव एंजाइटी स्टेट एंजाइटीज के ही पार्ट है। ठीक है, तो होपफुली ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा एंजाइटी वाला। इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हिंदी वाला भी है, आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस सोशल लाइफ ग्रुप्स एंड सोसाइटीज, इट इज अ डैजलिंग एंड कंपेलिंग एंटरप्राइज। ये आप सिंपल सा ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो, हिंदी में भी ये डेफिनेशन दी हुई है। और ये आपसे पूछा गया है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिडन्स। ऐसे ही और भी डेफिनेशंस हैं जो आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में देखने को मिलेगी, आपको साइकोलॉजी में भी देखने को मिलेंगी, कुछ आपको रिसर्च में भी देखने को मिलेंगी। तो आपको सिंपल से उनको पढ़ना है और किसी तरीके से आपको याद कर लेना है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है। तो अगर आपको एग्जाम्स में ऐसे सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपको सिर्फ आंसर देना होगा। तो ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस अगर आपको फैक्ट पता है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर, निम्न में से कौन सा एक गैर भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। अब ये सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन है, और सोशियोलॉजी एक ऐसा यूनिट है हमारे CUT PG में कि अगर आप उसको नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आप उससे आंसर दे सकते हो, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से ही रिलेट करता है। ठीक है, अब एक बार कोशिश करो इस क्वेश्चन का आंसर देने में कि इनमें से चारों में से कौन सा एक नॉन मटीरियल कल्चर है। सिर्फ वर्ड्स पे जाओ, नॉन मटीरियल कल्चर, किस चीज़ में मटेरियल जैसी चीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है और कल्चर का वो पार्ट है, वो आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो मेरे ख्याल से बहुत ईजिली आप इसका आंसर दे पाओगे। चलो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैल्यूज। क्यों हो जाएगा, इक्विपमेंट एक मटेरियल है, हम उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मर्चेंडाइज, हम जो स्पेशल ओकेजन्स पे कोई कपड़े पहनते हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं उनके भी मर्चेंडाइज होते हैं, हम उसको भी फील कर सकते हैं। क्लोथिंग, ये तो हमारे नॉर्मल कपड़े हो गए, जो मैंने अभी पहना है वो भी किसी कल्चर का पार्ट हो सकता है, तो ये भी हम टच या फील कर सकते हैं। लेकिन वैल्यूज जो होती हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी जो रिस्पेक्ट होती है दूसरों के लिए, हम जो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, हम जो रिलीजन्स फॉलो करते हैं, वो क्या हो गया, वो हमारा एक नॉन मटेरियल कल्चर होता है। इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वैल्यूज हो जाएगा इसका हमारा सही आंसर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनको आप इजीली आंसर कर सकते हो। और मेरे एक्सपीरियंस में जितने एग्जाम्स मैंने देखे हैं अभी तक बच्चों को देते हुए, कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे भी आएंगे जो शायद आपको समझ में ना आए, या आपने हो सकता है पढ़े ना हो, वो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए। तो ऐसा भी पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर खुद चाहता है कि भैया आप पूरे मार्क्स तो पेपर में स्कोर ना कर पाओ। ठीक है, वो आपके मार्क्स किसी ना किसी तरीके से काटे ही जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं, तो अगर आपको आउट ऑफ 100 5-6 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल गए जो आपने पढ़े नहीं है, आपको समझ नहीं आए, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलो। According to Tuckman and Jensen, in which stage of a group formation the group members develop attachments to each other and to the group। अब ये टकमैन एंड जेंसन जो हैं, इन्होंने एक ग्रुप फॉर्मेशन की एक स्टेजेस बनाई हैं। ये हमारा ग्रुप कोहेजन के अंदर ये टॉपिक आता है। ठीक है, जो साइकोलॉजी के अंदर ही आएगा। इसमें फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और एडजॉर्निंग, ये 4 स्टेजेस हैं। एक एक करके इनका मतलब समझ लेते हैं। फॉर्मिंग, जैसा कि वर्ड बोल रहा है, इसमें क्या होता है, हम लोगों को कलेक्ट करते हैं और एक अपनी टीम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं टीम फॉर्मेशन। ये सबसे पहली स्टेज हो गई जिसमें हम अपनी टीम को बना रहे हैं, टीम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग होती है जब पूरी टीम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, एक एम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एम और गोल लिख सकता हूँ।
नॉर्मिंग होती है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी नॉर्मिंग होगा। नॉर्मिंग बेसिकली वो कंडीशन आ जाती है जब लोग एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट बनाना शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कम्युनिकेशन, और ये थर्ड पार्ट हो गया इनकी स्टेजेस का, जहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं। और एडजाउनिंग हमारी लास्ट स्टेज होती है, लास्ट स्टेज। और इसमें क्या होता है, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हम थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टास्क की तरफ जब बढ़ें तो वो फ्रेश फील करके आए। और जो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं हमारे पर्टिकुलर किसी काम के लिए, वहां पे हम उनको अपनी कंपनी से या फिर अपनी टीम से निकाल देते हैं। तो ये जो एडजाउनिंग वाला पार्ट था, इसमें हमारा बेसिकली एक रेस्ट का पीरियड आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मिंग। अब क्योंकि नॉर्मिंग लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, तो हो सकता है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग या एडजाउनिंग से आपका क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और एडजॉर्निंग जिस स्टेजेस के पार्ट हैं वो किसने डेवलप करी है। तो टकमैन एंड जेनसन भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको एक क्वेश्चन से कवर करा सकूं, आप उसको कवर कर लो। चलो, वाइल डूइंग पुशअप्स एब्डोमिनल मसल्स परफॉर्म एज। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप तब दे सकते हो जब आपको इन चारों चीज़ों का मतलब पता हो जो यहाँ पे लिखी है। तो कोशिश करो, 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो एगोनिस्ट मसल्स होती हैं ये होती क्या हैं। तो एगोनिस्ट मसल्स जो होती हैं ये हमारी प्राइम मूवर्स होती हैं, या फिर सबसे मेन मसल्स हम इनको कह सकते हैं। प्राइम या फिर मेन मसल्स हम इसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है। एंटागोनिस्ट मसल्स क्या होती हैं, जो प्राइम या फिर मेन मसल हम यूज कर रहे हैं उसके अपोजिट में जो मसल है जो रिलैक्स कर रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट मसल। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो, अब अगर मैं जिम में बाइसेप्स कर्ल्स कर रहा हूँ, मानो कि ये एक वेट है, ठीक है, ये 20 किलो का एक वेट है, और मैं इससे बाइसेप्स कर्ल्स कर रहा हूँ। तो जिस कंडीशन में मैंने अपने हाथ को ऊपर लेके आया, ये एक फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है जिसमें मेरे जॉइंट का जो एंगल है वो कम हो रहा है। तो जब मैं इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी कौन सी मसल काम कर रही है, यहाँ पे मेरी बाइसेप्स मसल काम कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई मेरी एगोनिस्ट मसल्स। बाइसेप्स मसल्स इस पर्टिकुलर मूवमेंट में हो जाएंगी मेरी एगोनिस्ट मसल, और इसके अपोजिट में कौन सी मसल है जो इस समय रिलैक्स कर रही है, वो है मेरी ट्राइसेप्स मसल्स। तो ट्राइसेप्स हो जाएगी हमारी एंटागोनिस्ट मसल। ठीक है, मैंने ये मूवमेंट किया तो बाइसेप्स हो गई मेरी एगोनिस्ट, जो कि मेरी प्राइम मूवर है, जो इस मूवमेंट में हेल्प कर रही है, डेवलप हो रही है। और रिलैक्स कौन सी कर रही है, ट्राइसेप्स। ये हो गई हमारी एंटागोनिस्ट मसल। अब इसके बाद अगर स्टेबलाइजर की बात करें, तो स्टेबलाइजर बेसिकली वो मसल्स होती हैं जो ऐसी मसल्स होती हैं जो अपने जॉइंट्स को रेस्ट दे रही होती हैं, ताकि जो दूसरे जॉइंट्स काम कर रहे हैं, जो प्राइम मूवर्स या फिर एंटागोनिस्ट मसल के जो जॉइंट हैं, वो अच्छे से काम कर पाए। तो बेसिकली स्टेबलाइजर सिर्फ इतना ही आपका काम करेगी कि वो आपके प्राइम मसल्स को मूव करने में हेल्प करेगी इनडायरेक्टली वे में। और न्यूट्रलाइजर जो होते हैं, इनका कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपके वर्क के ऊपर नहीं होता है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि पुशअप्स करते टाइम एब्डोमिनल मसल्स का क्या काम है, तो आप सोचो, एब्डोमिनल मसल्स हमारे यहाँ नीचे हैं जिसको हम एब्स बोलते हैं। पुशअप्स कैसे हो रही हैं, पुशअप्स हमारी अपर मसल से हो रही हैं। ठीक है, जो हमारी एंटीरियर मसल्स हैं जो सामने की तरफ हैं, उन मसल से हो रही है। इसमें क्या क्या हो सकता है, हमारे शोल्डर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, हमारे बाइसेप्स यूज हो रहे हैं थोड़ा बहुत पुशअप्स करने में, हमारा पेक्टोरल्स मेजर यानी कि जो हमारी चेस्ट मसल्स हैं वो यूज हो रही हैं। तो ये तो हमारी एगोनिस्ट मसल्स हो गई जो मेन हो गई। इसके अपोजिट में कौन सी मसल्स हैं, हमारी बैक मसल्स हैं, यानी कि लेटिसमस डॉर्सी हो गया, जो हमारी पूरी बैक मसल्स हैं। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट तो एब्डोमिनल जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो तो है नहीं। स्टेबलाइजर का काम क्या ये कर रही हैं, तो बिल्कुल ये हमारी स्टेबलाइजर का काम कर रही हैं, जो कि हमारे पेट में है, और हमारे इस पूरे मूवमेंट को चुपचाप साइड में बैठ के होने में हेल्प दे रही है। कैसे, किसी भी तरह का ये बीच में इंटरैक्ट नहीं कर रही है, और अपनी मसल्स को काम रखते हुए बाकी मसल्स को काम करने में ये हेल्प कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेबलाइजर। और न्यूट्रलाइजर बेसिकली वो सारी मसल्स हो गई जो कि इस पूरे मूवमेंट में इन्वॉल्व है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसी और भी कुछ मेन मसल्स हैं, इनके बारे में भी जब हम पढ़ लेंगे तो अगर एग्जाम में पूछी जाएंगी तो आप इजीली इनका आंसर कर पाओगे। चलो, अब एक इजी क्वेश्चन आ गया, थोड़ा टफ क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा इजी क्वेश्चन आपके आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट टिश्यूज कनेक्ट मसल टू बोन। इसमें इन चारों में से कौन सा वो सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो कि हमारी मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। ये शायद आंसर आप सबको पता होगा, तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेते हैं। टेंडेंस हो जाएगा इसका सही आंसर। तो हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी बोन टू
बोन को कनेक्ट करते हैं। ये जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ये हमारे, या कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं फाइब्रस, ये हमारे बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। मसल्स सिंपली हमारी मांसपेशियां हो गई, इनको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। कार्डियक मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं और स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? जो हमारे ऑर्गन्स में होती है। कार्डियक मसल्स, जैसे कि नाम कार्डियक समझ में आ रहा है, हमारे हार्ट में होती हैं। और स्केलेटल मसल हमारी जो बोन से अटैच होती हैं, जो कि हमारे मेजर मूवमेंट्स करने में, मेजरली जो जितने भी मूवमेंट्स हैं बॉडी में, वो हमको करने में हेल्प कर रही है। कार्टिलेजेस वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे जॉइंट्स के ऊपर रहते हैं। अब जॉइंट्स का आपको पता है क्या काम करते हैं? दो बोन्स का जहां पे जॉइंट हो रहा है, इसको हम जॉइंट्स बोलते हैं, और ये हमारे बहुत तरह के मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब नी का अगर आप एग्जांपल ले लो, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बोन बनाऊं, मानिए अगर एक इस तरह की बोन है और इसके ऊपर एक बोन कुछ इस तरीके से आके अटैच हो रही है, तो इनके ऊपर ये जो कवरिंग है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ये हम बात कर रहे हैं अपने कार्टिलेजेस की। इनके ऊपर जो यहाँ पे कवरिंग लगी हुई है, ये जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि आपकी बोन, जैसे आपकी नी की बोन हो गई, जब आप जंप कर रहे हो तो बहुत चांसेस ऐसे हो सकते हैं ना कि आपकी वो बोन आपस में टकरा के टूट जाए। तो ये जो टकराने वाला पार्ट है, इसको जो स्मूथ बनाती है, जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है आपकी बोन्स के अंदर, वो क्या करती है? वो कार्टिलेजेस ही हमारा वो काम करती हैं। तो कार्टिलेजेस कौन से सॉफ्ट टिश्यूज हो गए जो कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसकी कवरिंग करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। बाकी टेंडेंस मैंने आपको बता दिया। मसल टू बोन जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ये हमारे टेंडेंस होते हैं। हिंदी में भी ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। हमारी जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 0.8 ग्राम्स पर किलो बॉडी मास। ठीक है, एक इंसान को अपने बॉडी मास किलोग्राम्स का 0.8 ग्राम्स प्रोटीन रेगुलरली रोज लेना चाहिए। जितना आपका वेट है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब इसमें बताने वाली एक चीज़ है, हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको अपने डाइट में ऐड करने चाहिए, वो क्या हो सकते हैं? वो होते हैं हमारे कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम बोलते हैं, और हो सकते हैं हमारे फैट, और इसके बाद हो सकता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, इनके और भी, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि हम अपने जब यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अब इनकी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो बेसिकली प्रोटीन हम सबसे कम लेते हैं बॉडी में, जो कि हो सकता है हमारा 13%। फैट इसके बाद हम लेते हैं, जो कि हो सकता है हमारा 30%। और इसके बाद आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कितना बचा हमारा 57% जो होता है वो होता है हमारा कार्ब्स। ठीक है, तो 57 प्लस 30, 87 प्लस 13, 100% ये हमारा डाइट का पार्ट होता है, जिसमें हम थोड़े से मिनरल्स और विटामिन को भी ऐड करते चलते हैं। अब अगर रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो क्या बनता है? 3:1:1। रेशियो की अगर हम बात करें तो 3:1:1 बनता है। और परसेंटेज की अगर हम बात करें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, तो 57% कार्ब्स, 30% फैट्स और 13% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये मैं एक अडल्ट मैन, एक नॉर्मल ह्यूमन का बता रहा हूँ। अगर आप किसी ऐसे गेम में या फिर ऐसी एक्टिविटी में है जहाँ पे आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, तो हो सकता है इस प्रोटीन की जो मात्रा है वो थोड़ी सी ऊपर बढ़ जाए, पर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन ये जो एक बेसिक्स है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। कार्ब सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। चलो, विच मिनरल इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस एंड नर्व ट्रांसमिशन इन ह्यूमन बॉडी? अब इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये वन लाइनर्स हैं। थोड़े बहुत इसमें केमिकल टर्म्स भी इसमें आ जाएंगे, कुछ बीमारियां हो सकती हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, तो आप इस लाइन को पोटेशियम से रिलेट करके एटलीस्ट पोटेशियम के बारे में समझ सकते हो। बाकी तीनों को थोड़ा सा टाइम लेकर डिटेल में मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल? उम्मीद करता हूँ ये भी आंसर आपको पता होगा, तो फटाफट इसका आंसर कर दो। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, कंफ्यूजन है तो उसको दूर करो। और टोकोफेरॉल किसको बोलते हैं उसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। चलो, तो टोकोफेरॉल बेसिकली हम कहते हैं हमारे विटामिन ई को। ठीक है, विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। अब इसके अलावा भी विटामिन हैं, उनके भी नाम देख लेते हैं। विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपसे विटामिन ई पूछा गया है तो आपसे आने वाले एग्जाम में कोई भी विटामिन पूछा जा सकता है। विटामिन सी होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई की बात हमने कर ली, टोकोफेरॉल। विटामिन के को हम कहते हैं फाइलोक्यूनिन, या आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहो, फाइलोक्यूनिन विटामिन के का नाम होता है। इसके बाद बचा विटामिन डी। विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल।
ठीक है। विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। इसके अलावा बचा विटामिन बी, जिसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसको हम एक साथ बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारा विटामिन B1, B2, B3, 5, 6, 7, 9 और 12, ये 8 विटामिन उसके अंदर होते हैं। इनके भी सेपरेटली सबके अलग अलग नाम हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपको याद करने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पेपर्स का लेवल बढ़ रहा है, आपसे इनके भी नाम पूछे जा सकते हैं। तो विटामिन बी को जैसे हम थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 हमारा राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन B3 हमारा नाइसिन हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे नाम हैं, इनको हम पढ़ेंगे और आपको बहुत ईजी याद हो जाएंगे अगर आप रेगुलर 3-4 दिन भी अगर इनको रिवाइज करते रहोगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विच मैक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन इज एडवाइजेबल टू बी कंसंट्रेटेड अपॉन विद हाईएस्ट परसेंटेज इन डेली डाइट। अब भी मैंने आपको ऊपर बताया रेशियो कार्ब्स का, प्रोटीन का और फैट का कि कितने कितने होने चाहिए। तो फैट का हमने देखा था 30%, प्रोटीन का हमने देखा था 13% और कार्ब्स का देखा था हमने 57%। तो बहुत इजीली आप इसका आंसर लगा सकते हो, कार्बोहाइड्रेट जो हो जाएगा ये हमको सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड डेवलप्ड द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसमें से इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो कि हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक पार्ट है, हमारे स्पीड को बढ़ाने का, एंड्योरेंस को बढ़ाने का, कॉम्बिनेशन को भी आप कह सकते हो बढ़ाने का एक तरीका है। तो इसका आंसर क्या है, ये भी फैक्चुअल बेस्ड है, आपको इनको पढ़ के याद करना होगा किसने किसने डेवलप किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्डेमर गाशलर। गोस्टा होमर जो थी, इन्होंने फार्टलेक ट्रेनिंग डेवलप करी थी। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग स्पीड से दौड़ा करते हैं। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। स्पीड प्ले के नाम से भी जानी जाती है, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीटी एडम्सन ने हमारी सर्किट ट्रेनिंग डेवलप करी थी, जो सर्किट ट्रेनिंग अगर आपने कभी सुना हो कि जिसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज हम लोग करते हैं। पहले हमने पुशअप्स कर ली 30 सेकंड, फिर 10 सेकंड वॉक या 5 सेकंड वॉक करते करते गए, फिर हमने स्किपिंग कर ली, फिर हमने जंपिंग जैक्स कर लिए। तो ऐसे हम एक स्टेशन टाइप के बनाते हैं, तो वो हो जाती है हमारी सर्किट ट्रेनिंग। और ईवी आकेन जो है, ये बेसिकली फादर ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग जाने जाते थे। तो कुछ एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी इन्होंने डेवलप करी थी, जिनको हम आगे चल के पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। आइसोलेशन एक्सरसाइजेस का मेन एम क्या है? तो इसको आंसर करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेशन एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। तो आइसोलेशन एक्सरसाइजेस बेसिकली वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें हम सिर्फ एक ही मसल के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, वन मसल फोकस्ड, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप इसको नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में जैसे आप चाहो। जब हम किसी भी एक्सरसाइज के दौरान एक मसल के ऊपर फोकस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे भी होती हैं जिसमें हम बहुत सारी मसल्स के ऊपर फोकस करते हैं, पर ये वो नहीं है, इसमें हम एक मसल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर की के हिसाब से दिया हुआ है एड्रेसिंग इंडिविजुअल वीकनेस। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, मेरे ख्याल से इसके और बेटर ऑप्शंस दिए जा सकते थे अगर आप इससे आंसर्स निकालना चाहते हो, क्योंकि इंडिविजुअल वीकनेस जो है वो आपके ऑलमोस्ट हर तरह की एक्सरसाइज में पता चल जाती हैं। जैसे मैंने अभी कंपाउंड एक्सरसाइज की बात की जहाँ पे हम अलग अलग मसल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल वीकनेस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेज तभी करोगे जब आपकी कोई एक पर्टिकुलर मसल्स बाकी मसल्स से ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, जैसे मेरी फॉर एग्जांपल किसी की लेग की मसल्स डेवलप नहीं है, गैस्ट्रोनीमियस यानी कि आपकी जो काफ्स मसल्स हैं वो डेवलप नहीं है, तो आप उसको उसी के ऊपर एक्सरसाइज करा रहे हो। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर हो सकता है कि इंडिविजुअल वीकनेसेस को ये दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर की कौन सी एक मसल डेवलप नहीं है जिसको हम फोकस कर रहे हैं और आइसोलेशन एक्सरसाइज में उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हाइपरट्रॉफी आपको पता है क्या होती है? जब हमारे मसल्स का जो साइज है वो बढ़ जाता है उसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है एट्रॉफी, जहां पे मसल्स का साइज कम हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स नहीं होगा, वो मसल आप एक ही मसल पे क्यों बार बार वर्क करोगे जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट है। एड्रेसिंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स, इसलिए मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग ये मुझको क्वेश्चन लगा जब ये आया था, पर इसका आंसर इंडिविजुअल वीकनेस है। तो आपको ये समझना है कि आइसोलेशन एक्सरसाइज क्या होती है, बाकी आप इसका आंसर दे सकते हो। चलो, इन विच ईयर द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ड्रॉप हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था ये पेपर में से, क्योंकि इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शन में कोई भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है साल 2005। 2005 में हमारी जो नाडा है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की ये जो डोपिंग एजेंसी है जो कि डोपिंग के केसेस को हैंडल करती है, ये 2005 में आई थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट ईयर है 1999, जिसमें हमारी वाडा आई थी, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो हमारी 1999 में इस्टेब्लिश हो गई थी। और उसके 6 साल बाद इंडिया की अपनी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा 2005 में इस्टेब्लिश हो गई थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो है हमारी WHO।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1948 में डेवलप हुई थी। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बाकी कुछ और ईयर भी, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, अगर वो भी मैं आपको यहीं पे बता दूं, तो ये आई थी हमारी 1894 में। आईओए है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ये आई थी हमारी 1926 में। तो ये भी कुछ ईयर इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट कर लेना। इनके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, छोटे छोटे ईयर्स दिए हुए हैं, वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन। अब प्लेन आप पढ़ोगे बायोमैकेनिक्स में, अगर आपने सुना हो प्लेन्स एंड एक्सिस के बारे में, तो प्लेन्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी को ये दो अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम अपने एनाटॉमिकल पोजीशंस या फिर अपने मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं। तो कितने तरह के ये होते हैं, एक होता है हमारा सैजिटल प्लेन, एक होता है हमारा फ्रंटल प्लेन, एक है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो तीन प्लेन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रंटल प्लेन हमारी बॉडी को फ्रंट एंड बैक में बांटता है, सैजिटल राइट और लेफ्ट में बांटता है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो हमारी बॉडी को अप एंड डाउन, ठीक है, दो पार्ट में ऊपर और नीचे में बांट देता है, जिसमें हम अपने मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्लेन की प्रॉपर्टी क्या है। तो आपको पता होगा, एक जो प्लेन होता है, अगर आपने बुक में भी डायग्राम देखा हो या फिर अपने सिंपली कभी स्कूल में भी प्लेन्स के बारे में पढ़ा हो, तो क्या होते हैं, वो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, जिसमें हम सिर्फ हाइट और विड्थ की बात करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा ऐसा फिगर हो सकता है जिसमें हम लोग हाइट और विड्थ की बात करते हैं, या फिर ऐसा ये सीधा भी हो सकता है। इवन अगर मेरे पास कोई कॉपी है या फिर पेज है, उसको भी आप रखोगे तो वो भी 2 डायमेंशनल है, क्योंकि उसमें हाइट और विड्थ की बात हो रही है। 3 डायमेंशनल में एक चीज़ क्या ऐड हो जाती है, हमारी डेप्थ ऐड हो जाती है, ठीक है। कभी भी आपने 3 डायमेंशनल को फिगर देखा होगा, तो आपको हाइट भी दिखेगी, आपको विड्थ भी दिखेगी, और उस स्ट्रक्चर की आपको डेप्थ भी दिखेगी। तो ये हमारी 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है, ठीक है। और 1 डायमेंशनल सीधे से बहुत पुराने ज़माने में यूज़ होती है, जहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सी लाइन हुआ करती थी, उसको हम 1 डायमेंशनल बोलते थे, क्योंकि उसमें सिर्फ हम विड्थ देखते थे, ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके हो गया। अब हम आ गए हैं अपने 47th यानी कि 4th लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। आई होप ये ज़्यादा लंबी नहीं हो रही होगी, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ से समझ में आ रहे होंगे। तो कमेंट जरूर कर देना अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। जंपिंग जैक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। तो जंपिंग जैक एक्सरसाइज आपने देखी होगी, पहले तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होती है, होपफुली आपने करी होगी। सीधे खड़े होके हम क्या करते हैं, हमारे लेग्स और जो हमारे आर्म्स हैं वो एक साथ कुछ इस मूवमेंट में मूव होते हैं, ठीक है। अब फ्लेक्शन की बात अभी मैंने आपसे करी थी, जब मैं आपको एंटागोनिस्ट और अगोनिस्ट मसल के बारे में बता रहा था, एक्सटेंशन। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। फ्लेक्शन में क्या होता है, जब हमारे जॉइंट्स का जो एंगल होता है वो डिक्रीज होता है। हमारा जब एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बाइसेप्स कर्ल्स में क्या हो रहा है, ये मेरा एंगल डिक्रीज हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा फ्लेक्शन। और सेम इसका अपोजिट, जब हमारा किसी जॉइंट का, जो एल्बो जॉइंट है, इसका जब एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। तो फ्लेक्शन में हम लिख सकते हैं एंगल डिक्रीज, और एक्सटेंशन में हम कह सकते हैं हमारा एंगल इंक्रीज, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, एक्सटेंशन क्या होता है, आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड होगा, उसमें एक लंबा सा वायर होता है जो प्लग से लगता है, वो आपको क्या हेल्प करता है, आपके वायर को लंबा कर देता है। तो एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, हमारा एंगल जो है वो लंबा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका हो गया। आंसर इसका क्या है, वो है इसका आंसर अबडक्शन एंड अडक्शन। अब अबडक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी अगर कुछ इस तरीके की है, अगर मैं एक ड्राइंग यहाँ पे बना दूं जिसको आप, ठीक है, ठीक ठीक बन गई है। तो इस अब जब हम अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से, एक मिड लाइन हमारी बॉडी के बीच से जा रही है, तो कोई भी मूवमेंट जब इस लाइन के पास में जाएगा उसको हम कहते हैं अडक्शन, और कोई भी मूवमेंट जब इस लाइन से दूर जाता है उसको हम कहते हैं अबडक्शन। तो जंपिंग जैक्स में क्या हो रहा है, हमारे हाथ पहले नीचे हैं, हम अपने हाथ को ऐसे दूर ऊपर लेके गए, तो ये क्या हो गया, हमारा अबडक्शन मूवमेंट हो गया। हमारी बॉडी लाइन से, मिड लाइन से हमारा जो हाथ है वो दूर जा रहा है, और जब हम इसी हाथ को वापस लेके आ रहे हैं तो ये हमारे क्या हो गया, हमारे बॉडी के पास में आ गया, तो इसको हम कह रहे हैं अडक्शन, ठीक है। तो सिंपल से मूवमेंट है। ऐसे हमारे लेग्स का भी होता है, जब हमारे लेग्स ऐसे नीचे ऐसे होते हैं, हमने ये मूवमेंट किया, फिर ये हो गया अबडक्शन, क्योंकि मिड लाइन से दूर हो गया, और जैसे ही हमने इसको पास किया तो ये हो गया हमारा अडक्शन, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हम थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। इसमें से न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कौन सा है, तो एक लॉ तो इसमें से होगा नहीं, क्योंकि 3 लॉ होते हैं, अगर आपको पता हो 3 लॉ हैं न्यूटन के। तो लॉ ऑफ मोमेंटम जो है, ये न्यूटन के 3 लॉज में से एक नहीं है। हालांकि लॉ ऑफ मोमेंटम जो है वो न्यूटन्स के लॉ पे ही बेस्ड है, लेकिन हम इसको उन 3 लॉज में ऐड नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ हो गया
जो इसका आंसर भी है क्वेश्चन का वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन होता है हमारा सेकंड लॉ, और रिएक्शन होता है हमारा थर्ड लॉ। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पेपर में पढ़ेंगे जब हम अपने यूनिट्स कवर करेंगे, और इनको हम अपने स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल से भी लेंगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किसी गेम के इस पर्टिकुलर मोमेंट में कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपको थोड़ा बहुत आइडिया इन तीनों लॉस के बारे में होगा, बहुत डिफिकल्ट सा ये नहीं है। 49th क्वेश्चन यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अरेंज द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड इन केस ऑफ एनी स्पोर्ट्स इंजरी। फटाफट 20 सेकंड का टाइम लो और अपने दिमाग से इसका आंसर करो कि क्या स्टेप्स आप लोगे कि अगर आपकी लाइफ में किसी आपके पार्टनर को या फिर टीममेट को चोट लग गई तो आप इसको किस तरीके से परफॉर्म करोगे। होपफुली ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस को आंसर करना। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोस बनेंगे इसके 2 पार्ट, उसमें आपके असर्शन और रीजनिंग जो एक नया तरीका आया क्वेश्चन पूछने का वो भी है, उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम आने वाले जो इसके पार्ट्स हैं उसमें हम कवर करेंगे। तो ये तो सिर्फ 25 क्वेश्चंस थे, बाकी 50 क्वेश्चंस भी मैं आपको ऐसे समझा के करूंगा ताकि काफ़ी हद तक आपके जो टॉपिक्स हैं वो इन्हीं वीडियो से कवर हो जाए। बाकी तो यूट्यूब पे आपको सारी यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलो इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपके किसी भी टीममेट को या फिर किसी को भी चोट लगी है, या अपोनेंट को भी ऑब्वियसली चोट लगी, तो आप ध्यान रखोगे तो सबसे पहला क्या होगा, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई गेम चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है या हॉकी चल रहा है, मानो हॉकी चल रहा है, आपके किसी पार्टनर को चोट लगी या किसी के इंडिविजुअल को चोट लगी, तो क्या आप पूरे मैच को चलने दोगे और उसी के बीच में उसका ट्रीटमेंट करोगे? नहीं। सबसे पहले आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। आप मैच भी रुकवा सकते हो, आप लोगों को चारों तरफ खड़ा कर सकते हो ताकि बॉल के लगने के चांसेस उसको ना हो। तो सबसे पहले आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। सेकंड, आप उस पर्टिकुलर पार्ट को रेस्ट दोगे जहां पे उसके चोट लगी है। ये नहीं कि उसके पैर में चोट लगी तो आप उसको चलवाए जा रहे हो, नहीं, आप उसको रेस्ट दोगे, उसको बैठा दोगे, लिटा दोगे ताकि उस पर्टिकुलर पार्ट को रेस्ट मिले। थर्ड होता है आपका आइज। आप आइजिंग करना फटाफट शुरू करोगे ताकि उस पर्टिकुलर पार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाए और आपका जो दर्द है, पेन है, जो स्वेलिंग है वो भी ज़्यादा ना हो और उसके चांसेस कम हो जाए। फोर्थ है आपका एलिवेशन, यानी कि आप टेम्परेरी टाइम के लिए टेम्परेरी मेथड से किसी तरह उसमें बैंडेज लगाओगे या कोई गॉज रखोगे या गीला कपड़ा रखोगे, कुछ भी करोगे, और ब्लीडिंग अगर हो रही है तो आप ब्लीडिंग को रोकने की वहां पे कोशिश करोगे। और लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है हमारा, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो है कंप्रेशन। ठीक है, मैंने कंप्रेशन एलिवेशन, कंप्रेशन की जगह एलिवेशन बता दी। ठीक है, कंप्रेशन है हमारा फोर्थ स्टेप जहां पे आप बैंडेज रख के उसको हील करने की कोशिश करोगे टेम्परेरी टाइम के लिए। और लास्ट है हमारा एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एलिवेट कर देना। अगर आपके पैर में चोट लगी है तो आप क्या करोगे, उसको सीधे लिटाओगे, ये बॉडी हो गई, और आप उसके पैर को ऐसे ऊपर की तरफ कर दोगे। ठीक है, एक पैर ऐसे नीचे ही रहेगा, लेकिन जिसमें चोट लगी है वो पैर आपका ऊपर उठ जाएगा। ऐसा क्यों? ताकि जो ब्लड फ्लो है आप चाहोगे कि वो हार्ट की तरफ होना शुरू हो जाए और उस पर्टिकुलर एरिया जहां पे भी ब्लीडिंग हो रही है, चोट लगी है, वहां पे ज्यादा ब्लड ना पहुंचे, सो दैट जो स्वेलिंग है वो वहां पे कम रहे। क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड पहुंचेगा टेम्परेचर उतना ही उसका मेंटेन रहेगा और जो स्वेलिंग है या फिर ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो ये उसका सही सीक्वेंस हो गया। अगर हम इसको अल्फाबेट वाइज देखो तो कितना सिंपल सा एक वर्ड निकल के आता है, वो है प्राइस। P से प्रोटेक्शन, R से रेस्ट, I से आइज, C से कंप्रेशन और E से एलिवेशन। प्राइस हमारा ये आंसर हो गया। आप फटाफट आप इसको लगा सकते हो। तो हमारा आंसर हो गया BACED। ठीक है, BACED फोर्थ हमारा इसका हो गया आंसर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज के। होपफुली आप नोट कर रहे हो सारी चीजें। ऐसा मत करना कि आप बस सुन रहे हो फिर सुन के भूल जा रहे हो, और अदरवाइज आपको रिकॉल करने के लिए वापस वीडियो देखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप नोट कर लो तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको याद करने में। ठीक है, चलो फटाफट इसका आंसर करो। ये है आपका रिसर्च का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है पढ़ने में, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं और उसमें हमको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम आता है, तो इन चारों में से कौन सा वो मेथड है जिसको हम नहीं चाहते हैं कि हम उसको यूज करें, या फिर वो सबसे खराब तरीका है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च के अंदर, तो वो आपको वहां अभी बताना है। चलो, अगर आपने रिसर्च नहीं भी पढ़ी है, एक बार मैं हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं एक बार इसको फटाफट पढ़ लो ताकि आपको समझ में आ जाए जो मैं समझाने वाला हूँ।
संदर्भ, दृढ़ता, तर्कवाद या फिर प्रायोगिक। हो सकता है आपको हिंदी के मतलब भी हैं वो भी देख के आपको समझ में आ जाए। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एग्जाम देने बैठे हो तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है। अगर आपने इंग्लिश में पेपर दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी में नहीं दे सकते हो। आप चाहो तो ऊपर से ऑप्शन टैप करके अपने इंग्लिश के पेपर को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और ऑप्शंस को देखने के बाद शायद आप उसको और अच्छे से तरीके से रिलेट कर लो। तो बिल्कुल भी एम्बैरेस्ड फील मत करना कि आप इंग्लिश के पेपर को हिंदी में कन्वर्ट होकर देख रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, आप हिंदी में भी उसको कन्वर्ट करके इजीली देख सकते हो। ठीक है, चलो। तो इसका अगर मैं आपको मीनिंग बताने की कोशिश करूं तो जो एम्पेरिकल होता है बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके देख रहे हो। ठीक है, आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, एम्पेरिकल बेसिस पे आपने उसको उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, यानी कि या फिर उसके कोई तरीके हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपने उससे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। रैशनलिस्टिक का मतलब है कि आप नॉलेज पे भरोसा कर रहे हो, इंस्टेड कि आप रिलीजियस फैक्ट्स पे कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ है उस पर आप लोगों की बात सुन के भरोसा कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज पे भरोसा करना चाह रहे हो। रेफरेंस हो गया, रेफरेंस आपको पता है, टू रेफर हम इसको कह सकते हैं सिंपली। अगर आपको कोई टॉपिक एक बुक में समझ नहीं आया तो आपने किसी दूसरी बुक में उसको रेफर कर लिया या इंटरनेट से रेफर कर लिया, तो ये हो गया हमारा रेफरेंस। और टेनेसिटी का यहाँ पे मतलब होता है टू बी डिटरमाइंड। आप अगर इसको सिंपल ऑप्शंस में सिंपल मीनिंग में आप देखना चाहो, टू बी डिटरमाइंड, यानी कि आप लगे हो कि भैया जो है बस वही है, प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, जो सही है यही सही है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे गलत तरीका हो गया, जो कि सही आंसर भी इसका, वो हो जाएगा आपका टेनेसिटी। यानी कि आप किसी से रेफर कर लो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आपके पास अगर आपको कोई चॉइस लेनी है या फिर कुछ सेलेक्ट करना है या कोई डिसीजन लेना है तो अपनी नॉलेज पे करो या फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करके करो। तो ये तीन तरीके जो है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो टेनेसिटी है कि डिटरमाइंड रहना कि नहीं यही ठीक है, यही ठीक है, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, मैं कह रहा हूं, तो वो हमारा गलत तरीका होता है। ठीक है, तो ये हमने आज कर लिए हैं 25 क्वेश्चंस। इसके बाद भी हमारा पूरा पेपर है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी, पेपर का लेवल आपको समझ में आया होगा, आपको अभी कितना पढ़ने की ज़रूरत है वो आपको समझ में आया होगा। बाकी हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पे है, वहाँ पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। आप यूजी का एग्जाम देने जा रहे हो, पीजी का कोई भी क्वेरी है आप उसको पूछ लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के चैनल का हमारा लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लो। तो कोई भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाएगी, फिर वो एग्जाम से रिलेटेड हो, किसी टेस्ट से रिलेटेड हो, किसी कॉलेज से रिलेटेड हो, किसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको इससे नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।